हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार मडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 8th क्लास है। 8th क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं। लेसन नंबर 4 आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं और लेसन नंबर 4 है आपका न्यायपालिका। तो जल्दी से आप मुझे बताइए, आपने जुडिशरी पढ़ी है, न्यायपालिका को आपने अक्सर देखा है। जो हमारी जुडिशरी है इसका काम क्या है बेसिकली? अगर मैं आपसे ओरली पूछूं कि आप चैप्टर को छोड़ दीजिए, आप एक बार व्यवहारिक पक्ष पे आइए और मुझे बताइए कि आपका न्यायपालिका का काम क्या है। तो आप मुझे बताएंगे कि न्यायपालिका का काम क्या है। तो न्यायपालिका का बहुत सारे काम है। केवल न्याय देना ही काम थोड़ी है, ये तो उसका प्राथमिकता है, जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दो राज्यों के बीच कोई आपका डिस्प्यूट हो रहा है, केंद्र और स्टेट को लेकर कभी कोई दिक्कत है, या व्यक्ति और स्टेट के लेकर कोई संबंध को प्रॉब्लम है, सेंट्रल या व्यक्ति को लेकर कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन में, या फिर आपको लगता है कि हमारे संविधान का कुछ ओवरलैपिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में भी बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। क्लियर है? ध्यान रखना है, कार्यपालिका ही विधायी पालिका पर, सॉरी, कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाती है, न्यायपालिका ही। क्लियर है? और आप देखिए हमारे संविधान, जो आपके निर्माता है उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बनाया हमारा संविधान। इस तरीके से आपका संजो कर रखा है ताकि एक दूसरे के साथ उनकी पावर ओवरलैप ना करे, बल्कि एक दूसरे के साथ संबंध बनाए, संपूरक की भावना रहे। देखेंगे तो आप पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये भावना कैसी है। अखबार पर नजर डालिए, डालते ही आप देश भर की अदालतों द्वारा किया जा रहे काम की झलक मिलने लगती है। जैसे ही आपने अखबार पर नजर डाली तो देश में क्या चल रहा है, क्या कुछ है, उन सब कामों के बारे में हम देखते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है? इकाई 2 में हम पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता था। इसका मतलब यह है कि सभी कानून के लोग समान रूप से लागू होते हैं, और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय किया जा सकता है। सरकार का अंग होने के कारण ही नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका अदा करती है। भूमिका को केवल इसलिए ही निभा पाते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि आप आसपास की अदालतों और नई में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई फर्क का या संबंध नहीं है। आप इन पर सवालों पर आपका जवाब देंगे। क्लियर है? क्या स्थिति नहीं है, क्या संबंध नहीं है, इन सबके विषय में आप जवाब देंगे। क्लियर है? अब ये बताइए, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो सबसे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे ऊपर, उसके नीचे हमारा हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट पर हमारा डीसी होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कई पार्ट में आपस में बटे होते हैं। एक आपके फौजदारी वाले मामले होते हैं, क्रिमिनल, एक आपके सिविल के मामले होते हैं। इन्हीं के अंदर 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 और जो होते हैं अलग अलग सेक्शन के रूप में, जैसे फर्स्ट जुडिशरी मजिस्ट्रेट, क्लियर है, प्रथम दंड न्याय अधिकारी, इस प्रकार के केस हम इसमें देखते हैं और सुनते हैं। क्लियर है? और इन पर हम लोग बात भी करते हैं। यहाँ तक आपको इतना ध्यान रहना चाहिए। ठीक, हमारी न्यायपालिका है, और ध्यान रखना एकीकृत न्यायपालिका, ऐसा नहीं राज्य की अलग है, स्टेट के अलग। हाँ, ये है कि न्याय दिलाने की संस्था जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं अलग अलग है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है हमारे यहाँ। अब हम इसको समझेंगे कि भाई आखिर में जो हमारी न्यायपालिका है इसकी भूमिका क्या है, काम कैसे करती है, क्यों कुछ है। तो हम देखेंगे कि भैया जो हमारी न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका की भूमिका क्या है। अदालतें बहुत सारे मुद्दे पर फैसला सुनाती हैं। वे ये तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। ये तक सुनिश्चित करती है कि जो आपके टीचर हैं वो बच्चों को नहीं पीट सकते। वे राज्य के बीच नदी पानी के बंटवारे का फैसला दे सकते हैं। अब देखिए, राज्य और राज्यों के बीच अगर दिक्कत है तो उसमें नदी पानी के बंटवारे को दे सकते हैं। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकते हैं, कि वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकते हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। उन भागों को हम देखते हैं।
विवादों का निपटान। न्यायिक व्यवस्था नागरिक सरकार, दो राज्यों, केंद्र और राज्य सरकार के बीच पैदा होने वाले विवाद को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही है। इसके नाते न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया जाता है। यदि कोई संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे कानून को रद्द कर सकती है और न्यायिक समीक्षा कहा जा सकता है। वो उसको रद्द भी कर सकती है। कानून को लगता है कि कोई कानून बनाया है विधायिका ने, और जब उसकी न्यायिक समीक्षा कर रही है, देख रही है कि कितना न्याय संगत है, कोई ऐसा तो नहीं है किसी का कोई पॉइंट ऐसा है उस लोगों का जो किसी का हनन कर रहा हो या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरलैप कर रहा हो, तो इन सब चीजों को देखने का काम न्यायपालिका का है। और जब न्यायपालिका ये देख रही है तो वो क्या करती है? समीक्षा करती है, ठीक। और उसको लगता है कि ये कानून नहीं है इस लायक, तो उसको वो 0 या 0 घोषित कर सकती है। आर्टिकल 13 के तहत उसका ये जो राइट्स है, ये आपका राइट्स है, उसको प्राप्त है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। कैसा है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। क्लियर है? आपको लगता है कि मेरा कुछ मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स आपका वॉयलेट हुआ है, मेरे को कोई जबरदस्ती दबा रहा है, डरा रहा है, या राज्य कोई अपनी कुछ चीजों को मेरे ऊपर थोप रहा है जबरदस्ती, ऐसी केस में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। पिछले चैप्टर में भी हमने ये सारी बातें की थी। ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना कब हुई आप देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था और अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1947 की भांति ही न्यायालय में संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का हुआ करता था। अब इसे 1858 के तहत इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब ये क्या बन गया है? प्रॉपर आपका सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाए। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? अब कह रहे हैं जो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता अपने परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश के पद को हटा सकता है या उसका तबादला कर सकता है, यानी कि उसका जो आपका ट्रांसफर है वो कर सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाएंगे तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता हुआ दिखाई देगा। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहा, उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाया जाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं, किस्से मतलब कहानियां, स्टोरी जानते हैं, जहां अमीर और ताकतवर लोग न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है कि जो जुडिशियल आपका प्रोसीजर है उसको प्रयास करने की इफेक्ट हो जाए। लेकिन भारतीय संविधान ने इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं किया है। हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। हमारे यहाँ क्या है? स्वतंत्र है, वो किसी नेता की अपॉइंटमेंट के काम नहीं चलती। क्लियर है? इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले इस अध्याय में पढ़ा है था कि हमारे संविधान में एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका, कार्यपालिका जैसी सरकार की शाखाएं न्यायपालिका में काम में दखल नहीं देंगी। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, न ही वे सरकार से काम करती। बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के
सभी न्यायाधीशों को नियुक्त में सरकार अन्य शाखाओं में दखल ना दे। इसलिए एक बार नियुक्त होने के बाद भी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब है कि एक बार अपॉइंटमेंट हो भी गई किसी पोस्ट पर तो आप उसे बहुत इजीली नहीं हटा सकते। क्लियर है? ऐसा नहीं कि कोई आप किसी नेता ने चाहा, किसी मंत्री ने चाहा या किसी बड़े अमीर आदमी उद्योगपति ने चाहा कि भाई मैं इसको हटा दूं, मैं अपना केस इस तरह से चलाऊं, तो नहीं हो सकता ऐसे। बड़ी एक लंबी प्रोसेस प्रक्रिया है, उसके तहत इन चीजों को हटाया या बदला जा सकता है। इसीलिए इतनी कठिन और जटिल प्रक्रिया रखी है ताकि हर कोई व्यक्ति इसमें इंटरफेयर ही ना कर सके। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकती है। यानी कि कार्यपालिका और विधायिका अपनी पावर का दुरुपयोग ना करे, उसको वो रोकती है। न्यायपालिका देश के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वे अदालत में जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अदालत में जा सकते हैं। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? ये जो भारत है उसमें अदालतों की संरचना कैसी है? देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कहते हैं। क्या कहा जाता है? अधीनस्थ न्यायालय, या आप कह सकते हैं कि वे न्यायालय क्या है? जिला न्यायालय कहा जाता है। तो जितना भी आपका शुरुआती तौर में जो भी आपके केस चलते हैं, जो भी आपके मुकदमे चलते हैं, वो कहाँ चलते हैं? तो वो आपका अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय के अंतर्गत ही चलते हैं। ये क्लियर होना चाहिए। ये अदालत आमतौर पर जिले या तहसील स्तर पर किसी शहर में होती है। बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं और प्रत्येक राज्य ये प्रत्येक जिले में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। हर जिले को न्याय दिलाने के में क्या होता है कि न्यायाधीश होता है, क्योंकि प्रत्येक जिले में क्या है? एक कोर्ट है। प्रत्येक राज्य एक उच्च न्यायालय होता है और राज्य की ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो दिल्ली में स्थित है। देश के प्रमुख न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का ही बाकी सारी अदालतें इसे मानती हैं। इन सबको आपका क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए, ऐसा कुछ सिस्टम है हमारी अदालत का। ये है जिला न्यायालय, इसके ऊपर है उच्च न्यायालय और यह है सर्वोच्चतम उच्चतम न्यायालय। क्लियर है? इस तरीके का हमारे यहाँ सिस्टम है। क्लियर है? तो सर्वशीर्ष पर क्या है? हमारी सुप्रीम कोर्ट, जो कहाँ है? एक हमारे केंद्रीकृत है, ये केंद्रीय लेवल पर है। ये कहाँ है? ये उच्चतम न्यायालय आपका राज्य स्तर पर है। ये कहाँ है? जिला न्यायालय, ये आपका जिला स्तर पर। क्लियर है? कहाँ है? जिला स्तर पर। चलिए आगे बढ़ जाए। उच्चतम न्यायालयों की स्थापना 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हुई थी। ध्यान रखना, भारत के सबसे पहले उच्च न्यायालय अगर कहीं है तो 1862 में बनाए गए थे। कहाँ कहाँ पर? आपका 3 प्रेसिडेंसी थी उस जमाने में, आपका कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। इन आपका प्रेसिडेंसी में सबसे पहले न्यायालय बनाए गए थे। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। उच्च न्यायालय दिल्ली का गठन 1966 में हुआ है। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं जो सारे राज्यों के उच्चतम न्यायालय हैं, जबकि पंजाब हरियाणा का एक साझा है, इसमें चंडीगढ़ भी है।
दूसरी तरफ आपका पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में ही क्या है, एक उच्चतम न्यायालय रखा गया है। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश अमरावती और तेलंगाना हैदराबाद का अलग अलग उच्च न्यायालय है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को नजदीक पहुंचाने के लिए उच्चतम न्यायालय को राज्य के अन्य राज्यों में खंड पीठ यानी कि जो है बेंच पीठ दे दी जाती है। मान लीजिए अब जैसे बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, कभी भी भविष्य में नैनीताल जो हमारा हाई कोर्ट है उसकी एक ब्रांच गैरसैंण या इधर जो आपका रुद्रप्रयाग साइड भी जा सकती है या देहरादून आ सकती है। क्लियर है? ये आपको कोशिश रखनी है। क्लियर है? क्या विभिन्न स्तरों पर ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्याय व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालत ही को मान्य होते हैं। एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जाता है। अगर किसी देश को ऐसा लगता है कि निचली अदालत के द्वारा दिया गया फैसला ही सही नहीं है, तो उसके ऊपर ही अदालत में अपील कर सकते हैं। मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए और आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस न्याय के प्रति संतुष्टि नहीं मिली, या जो आपको लगता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है या ये मेरे लिए उचित जस्टिस नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं। कहां पर? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और आप हाई कोर्ट में किस चीज की अपील करते हैं और आपको लगता है कि भाई हाई कोर्ट ने मेरे साथ वो जस्टिस नहीं किया जो करना चाहिए था, तो आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, आपका अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपील की अंतिम सीढ़ी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। यहाँ तक आपको न्याय मिल जाएगा। पहली बात तो जिस जगह जाते हैं आप उस जगह आपको न्याय मिल जाता है, ऐसी कोई बात है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। दिल्ली प्रशासक बनाम लक्ष्मण कुमार अन्य मुकदमा जो निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा गया, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर आपका और सुप्रीम कोर्ट तक ये मुकदमा लड़ा गया। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया। वे दिल्ली के एक फ्लैट में रह रहे थे जहां लक्ष्मण के भाई और उसका परिवार रह रहे थे। 2 दिसंबर 1880 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अस्पताल में मुकदमा दायर कराया और निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसी को गवाह के तौर पर बुलाया गया। पड़ोसी ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीखें सुनी थी। मामला जानने बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। उन्होंने देखा सुधा की साड़ी से आग लिपटी हुई थी। उन्होंने सुधा की एक बोरे और कंबल से लपेट के आग बुझाई। सुधा ने बताया कि सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों ने एक पड़ोसी होने को कहा कि सुधा ससुराल के साथ ज्यादा मारपीट करते। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और फ्रीज दिया था। क्या दिया था? एक बड़ी रकम और एक फ्रीज दिया था। तो ये सारी चीजें हैं जो उनके साथ आपका मिली थी। क्लियर है? अपने बचाव के लिए लक्ष्मण और उसकी मां ने सुधा को दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लगी। सभी बयान और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ श्वास को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। 1883 के नवंबर के महीने में तीनों आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। दोनों तरफ से वकीलों का तर्क सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, मिट्टी का तेल से जलने वाले के स्टोव से जली है। अदालत ने लक्ष्मण शकुंतला को तीनों को बरी कर दिया। आप सोच के देखिए, एक कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी, एक ने उनको बरी कर दिया। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरह की संरचना और ये सारी चीजें, न्यायिक अदालत का दौर, थोड़ा आप इसको देख लेंगे। ये कुछ फैक्ट है, आप इन फैक्ट को लिख लीजिए, काम आते हैं ये फैक्ट। गवाही हुई, सब कुछ हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ आपने इसमें देखिए। इतना आपको समझ आया? चलिए
आगे बढ़ जाए। कह रहे शायद आपको कक्षा 7 की किताब महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश के बाहर महिला संगठन दहेज हत्या के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। कह रहे बहुत सारे महिला संगठन ऐसे जो चाहते थे कि दहेज के खिलाफ जो है कानून बने। और आप देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे आपको तो 7th क्लास में भी आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से वो आपका घरेलू हिंसा उत्पीड़न के खिलाफ जो कानून बना था उसके बारे में। उन्हें इस बात पर का दुख था कि अदालत ने इस तरह की घटना में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्हें कई जगह धरना प्रदर्शित किया और उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने में एक अपील दायर की। अपील इंडियन फेडरल ऑफ वुमेन लीग नामक संगठन की तरफ से दायर की गई तथा इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लीग एक उनका संगठन था। उन लोगों ने एक आपकी याचिका या अपील आपके दायर की थी, भाई कुछ ऐसा कानून या लो बनना चाहिए। 1895 में सुप्रीम कोर्ट 1885 में 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई शुरू की। वकीलों के तर्क के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से अलग था। उच्चतम न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया, लेकिन स्वास्थ्य के आरोप को बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। उच्चतम न्यायालय ने दोनों कैदियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सोचिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या दिया? फांसी। हाई कोर्ट ने क्या किया? रिलीव। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 2 को उम्र कैद और 1 को रिलीव। क्लियर है? तो इस तरीके से न्याय व्यवस्था है। ठीक। अब देखिए, अधीनस्थ न्यायालयों को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे हम आपका ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं, जिसे हम जिला न्यायालय कहते हैं, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, सिविल जज भी कहते हैं और प्राथमिक दंड न्यायिक अधिकारी भी कहते हैं। तो इस तरह की चीजें या इनके नाम जो है आप अलग अलग नाम से इनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और आप इनको बात कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखा कौन सी है? जो विधि व्यवस्था है इसकी विभिन्न शाखा कौन सी है, उन शाखाओं को हमको थोड़ा देखना है, उन शाखाओं को थोड़ा हमको जानना है कि कौन कौन सी वो शाखा है, किस तरीके से है। आइए हम इसको आपका देखते हैं, एक एक करके बात करें। दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। कह रहा है जो दहेज है और दहेज में जो हत्या है वो भी मामला क्या एक आपराधिक है। क्लियर है? ये आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। ये कैसा है? ये आपका बेसिकली क्रिमिनल केसेस में आता है। क्लियर है? फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून यानी कि सिविल लॉ से संबंधित मामले में भी देखी गई है। तो दीवानी और फौजदारी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को हम देखते हैं। अब देखिए 2 प्रकार के मामले होते हैं, एक होता है क्रिमिनल मैटर और एक होता है आपका सिविल मैटर। अब कौन सा मुकदमा सिविल का है, कौन सा क्रिमिनल का है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि दी गई एक हमको सारणी है या 2 भाग में आपको डिवाइड करके बताया गया है कि भैया कौन से मामले फौजदारी के हैं और भैया कौन से मसले आपके दीवानी कानून के हैं। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। ऐसे व्यवहार और क्रियाओं से संबंधित। अब देखिए फौजदारी में क्या आता है? ऐसा व्यवहार या क्रिया, ऐसा काम संबंध जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए जैसे आपने चोरी की है, आपने दहेज के लिए औरतों को तंग किया है, मारा पीटा है, हत्या की है, किसी को डरा धमका रहे हैं, तो ये सब किसके मैटर हैं? ऐसे मुद्दे आपके कहाँ आएंगे? क्रिमिनल यानी कि फौजदारी में। हम फौजदारी को क्रिमिनल कहते हैं और दीवानी को हम सिविल कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, इससे सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना यानी कि जिसको एफआईआर दर्ज करानी होती है, आपको एफआईआर करानी है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है
और अदालत में केस की फाइल लगती है, केस के लिए जाते हैं। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है और उसे जुर्माना भी लगाया जाता है। क्या लगाते हैं उस पर? आपका जुर्माना। यह है। आगे बढ़े। अच्छा, अब कौन से ऐसे मैटर हैं जो आपके दीवानी में आते हैं, यानी कि सिविल में आते हैं? इसका संबंध विशेष अधिकार के उल्लंघन या अवहेलना से है। जैसे किसी के जमीन का कोई विवाद है, उसकी बिक्री को लेकर या लेन देन को, चीजों को खरीद फरोख्त है, किराया है, आपका तलाक है, या इस संबंधी कोई भी विवाद है, तो वो आपका सब सिविल के मैटर। पक्ष की ओर से न्यायालय में एक यहाँ याचिका दायर की जाती है और मामले में आप किराए संबंधी मकान मालिक या विक्रेता पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। अदालत में राहत की व्यवस्था की गई है। उदाहरण के तौर पर अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे या बकाया किराया चुकाए। तो ऐसे बहुत सारे विवाद और मुकदमे भी हमने इसमें देखे। क्लियर है? चलिए, तो एक बार आप लोग घर जाकर थोड़ा सा एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए, ताकि कौन पता लग जाए कौन सा मैटर और सिविल का है या क्रिमिनल का है, किस तरीके चलते हैं, न्याय व्यवस्था क्या है, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट चलते कैसे हैं, इन सब के विषय में। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।